गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ये इंग्लिश एजुकेशन की क्लास है। ठीक है, फोर्थ यूनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करवाया था, वो कंप्लीट है। अब फोर्थ यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये आपने पढ़ा है कि इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है हमारे लिए, तो इसके बारे में आप जानते हैं। तो इस टॉपिक में जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड इवेल्युएशन इन इंग्लिश। उसके बाद आएगा कि इस टेस्ट जो है उसका मीनिंग क्या है, टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और एक अच्छा जो टेस्ट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, और उस टेस्ट में जो हम आइटम्स ऐड करते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या रहेंगी, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट आइटम्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। ठीक है, दो टर्म इसमें यूज़ की गई है, एक है टेस्ट, सेकंड है इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। तो पहले टेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। सेकंड हमारा इवेल्युएशन पे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है वहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, आपने बहुत ही बार सुनी है ये टर्म टेस्ट एंड इवेल्युएशन। टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस क्या है, इसके मीनिंग से हमें ये क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि लर्निंग जो कंडीशन है और लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों तक वो कितना पहुंच रहा है। ठीक है, द अवेयरनेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट टीचिंग मेथोडोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, जजिंग द लर्नर्स प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाइंग द वीकनेस। देखो, बात कर रहे हैं यहाँ पे टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन की इन इंग्लिश में हम टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट है, जहाँ पर भी हम टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपना जो काम कर रहे हैं कितने अच्छे से उसको हम कर रहे हैं या क्या उसमें कमियां हैं। लर्नर की प्रोग्रेस से हमें वो पता चलता है जब हम उसको टेस्ट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं। टेस्टिंग और इवेल्युएशन की वजह से हम क्या करते हैं, अच्छे से उसकी प्रोग्रेस को समझ सकते हैं या शॉर्टकमिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी देख लेते हैं। लैंग्वेज टेस्टिंग और इवेल्युएशन का जो प्राइमरी फोकस होता है वो है एक्वायरमेंट ऑफ द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। आपको पता है कि लैंग्वेज को जब एक्वायर करना होता है तो उसमें 4 स्किल्स के ऊपर अगर आपकी मास्टरी हो जाती है तो उससे आप बोल सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, या फिर लैंग्वेज के बारे में आप अच्छा जानते हैं। वो पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश की एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो वो 4 स्किल्स कौन सी होती है लैंग्वेज की? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो अलग अलग स्किल्स हैं लैंग्वेज की, इन्हीं को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे। टेस्टिंग और इवेल्युएशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को कितनी इसके बारे में नॉलेज हो चुकी है और इसकी कितनी इसमें कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन टीचर उन कमियों को दूर कर सकता है या फिर अपने मेथड्स को चेंज कर सकता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इंग्लिश में एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश को टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, क्यों करेंगे? क्योंकि यह पता करने के लिए कि कितनी एक्विजिशन हो रही है लैंग्वेज की। अगर एक्विजिशन में कोई कमी हो रही है, कहीं पे शॉर्टकमिंग्स उसमें नजर आ रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको दूर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट में सबसे पहले आप जानेंगे मीनिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट होता क्या है? आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, क्लासरूम में आपका टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट के साथ जुड़ी हुई टर्म्स आपने सुनी होंगी। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट? टेस्ट
अ शॉर्ट एग्जाम टू मेजर somebody's नॉलेज और स्किल इन समथिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, टेस्ट की बात हो रही है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है किस स्टूडेंट की हम बात करेंगे, या लैंग्वेज की जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उनकी कितनी एक्विजिशन उसने कर ली है, ये हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि टेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग के थ्रू ही जो इंग्लिश की टीचिंग है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, वो भी हम जान सकते हैं। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। आप जान चुके हो कि ये बेस्ट फॉर्मूला है सक्सेसफुल टीचिंग को देखने का। बेस्ट फॉर्मूला सक्सेसफुल टीचिंग का या लैंग्वेज एक्विजिशन का कैसे हो सकता है? पहले तो आप टीच करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, टेस्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके की कमियां रह चुकी हैं, या फिर आपने कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको अच्छे से कवर करवा दिया है। टेस्ट टीच कर दिया, टेस्ट कर दिया, उसके बाद रीटीच एंड रीटेस्ट करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट की। इम्पोर्टेंस में हम देख सकते हैं, बाय होल्डिंग अ टेस्ट द टीचर कैन जज हिज एबिलिटी एज अ टीचर। बच्चे की एबिलिटी को हम जज कर सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और क्या सीख सकता है आगे। टेस्ट के थ्रू ही टीचर जो है वो ये फाइंड आउट कर सकता है कि डिफिकल्ट एरियाज क्या क्या हैं सिलेबस के लिए। ठीक है, देन द टीचर कैन हेल्प देम बाय रीटीचिंग दोज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, बाय होल्डिंग टेस्ट वी कैन कल्टिवेट द हेल्दी स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशंस अमंग द स्टूडेंट्स। इट विल help them to aspire for higher things and each one of them will make efforts to excel the other। कंपटीशन की भावना की डेवलपमेंट भी थ्रू टेस्ट ही होती है। हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रेरित कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए थ्रू कंपटीशन। टेस्ट की हेल्प से वो हम कर सकते हैं। टेस्ट क्या है, इंसेंटिव भी देते हैं स्टूडेंट्स को। अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया है टेस्ट में तो बच्चे क्या है, मोटिवेट होते हैं और वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। द होल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न बाई एनीबॉडी। पूरी इंग्लिश को किसी के द्वारा भी नहीं सीखा जाता है। हम क्या करते हैं, कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, फिर क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे बेसिक थिंग्स आर वेल टॉट एंड देन टेस्टेड। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की जो या लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनके ऊपर मास्टरी करने के लिए कुछ जो बेसिक थिंग्स होती हैं उनको आप अच्छे से स्टडी करते हैं और उन्हीं के ऊपर टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस रहेगी टेस्ट की किसी भी लैंग्वेज में। अगर किसी लैंग्वेज के बारे में आपने जानना है कि आपको उस लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है, आप कितनी अच्छे तरीके से उसको बोल पा रहे हो, तो आपको टेस्ट कंडक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेस्ट तो आप कंडक्ट करवा लेंगे, तो टेस्ट की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, या एक अच्छा टेस्ट कैसा होता है, तो उसकी आउटलाइन आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। ए गुड टेस्ट स्ट्रेसेस ऑन ऑल द 4 स्किल्स इक्वली। कौन कौन सी हैं वो 4 स्किल्स? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इस टेस्ट में सारे की सारी जो स्किल्स हैं इन पर एक बराबर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी लैंग्वेज को टेस्ट कर रहे हो, लैंग्वेज की टेस्टिंग की बात हम करते हैं, अगर आप उसमें सिर्फ एक ही स्किल को पकड़ के बात करेंगे कि एक स्किल में कोई अच्छा है बाकी स्किल्स में वो ज़ीरो है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते, या किसी टेस्ट के थ्रू हम सिर्फ एक ही स्किल को टेस्ट कर पाएंगे तो वो टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन अ टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द पीपल आर क्लियरली गिवन, देयर इज नथिंग वेग इन इट। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए साफ साफ लिखी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। टेस्ट आइटम्स आर अकॉर्डिंगली टू द मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर्स। जितना बच्चे का मानसिक स्तर है उसी के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट आइटम्स होनी चाहिए।
यानी कि उनका जो मानसिक स्तर है उसी के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट आइटम्स होने चाहिए, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 6th क्लास के स्टूडेंट को 6th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, या फिर जहाँ तक 6th क्लास तक जिसका उसका जो मानसिक स्तर डेवलप हो चुका होगा उस लेवल से ही हम क्वेश्चन उससे पुट करेंगे उस टेस्ट में। ठीक है, उससे हम ग्रेजुएशन लेवल के या 10th लेवल के उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो भी क्वेश्चंस टेस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे इसमें, और वो ये दिमाग में ध्यान रख के किए जाएंगे कि वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक दिए गए टाइम में उनको पूरा कर पाए। उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितना टाइम दिया जाएगा उनको अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें वो कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी नाइदर टू डिफिकल्ट नॉर टू ईजी, बहुत मुश्किल भी नहीं होने चाहिए और बहुत ही आसान भी नहीं होने चाहिए। 6th लेवल का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर आप 1st या 2nd क्लास के ही क्वेश्चन पूछोगे उससे, तो उस लेवल जो यानी कि उसका मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे। एज फॉर एज पॉसिबल द क्वेश्चन पेपर कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सिलेबस, जितना सिलेबस कवर किया गया है क्वेश्चन पेपर यानी कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें वो कवर किया जाना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से टेस्ट कर पाओगे उसकी स्किल के बारे में। इट शुड नॉट बी फिल्ड विद एम्बिगियस वोकेबुलरी, ऐसी कोई भी शब्दावली इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए जिससे कि स्पष्ट ना हो उसका मीनिंग बच्चे के लिए। ऐसी अस्पष्ट जो शब्दार्थ हैं वो कोई वोकेबुलरी उसमें ऐड ना करें। ठीक है, द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन शुड बी एज पर द आंसर, जैसे जैसे आंसर दिए जाएंगे, जो आंसर बच्चे देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, नंबर उनको दिए जाने चाहिए। तो ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स कि एक अच्छा जो टेस्ट है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। एवरी टेस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स, द टेस्ट विल बी कॉल्ड गुड ओनली इफ द डिफरेंट टेस्ट आइटम्स कंटेन्स इन इट आर गुड। ठीक है, किसी भी टेस्ट को हम तभी अच्छा बोल सकते हैं जब उसके बीच में जो आइटम्स है यानी कि वो टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे होंगे। वन मस्ट कंसीडर व्हाट मेक्स द टेस्ट आइटम गुड, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक अच्छा जो टेस्ट है उसमें अच्छी आइटम्स कैसी होती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आइटम्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आइटम्स। अभी तक आपने टेस्ट का मीनिंग जाना, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, फिर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वालिटीज किसकी, एक जो गुड टेस्ट आइटम्स होती हैं उनकी क्वालिटी। द इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड बी मेड क्लियर कट, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पेपर होता है, एग्जाम्स होते हैं आपके, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है कि आप इतने टाइम में इसको पूरा करोगे, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं इतने मार्क्स का है, इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं इसमें। तो इसी तरीके से जब आप लैंग्वेज टेस्टिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर स्किल्स की, किसी पर्टिकुलर स्किल की जब टेस्टिंग की जा रही है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपने ऐड किए हैं तो उनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी कि किस तरीके की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो सके उसमें और वो अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन सेट शुड बी नाइदर टू डिफिकल्ट नॉर टू सिंपल, क्वेश्चंस का लेवल इजी रखना है या डिफ़िकल्ट रखना है वो आप उसके मेंटल लेवल के को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। पर ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो और बहुत सिंपल भी ना हो। ठीक है, और जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी विद इन कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनीज, यानी कि जो बच्चा उस टेस्ट को दे रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आप डाल रहे हो उनकी लैंग्वेज, उसकी समझ की जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उसकी समझ की क्षमता के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे ताकि बच्चा उसको समझ भी पाए कि मैंने अटेम्प्ट क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, द एग्जामिनी शुड डेवलप द एबिलिटी टू राइट द आंसर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, टाइम लिमिट। जो भी वो आंसर करेंगे जितना टाइम दिया है उसमें उनमें उनकी क्षमता को ऐसे डेवलप करना है ताकि वो उस टाइम में ही पूरा का पूरा आंसर अपना दे दे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक टेस्ट आपका जो है, यानी कि गुड टेस्ट जो होगा उसकी आइटम्स की क्वालिटी होनी चाहिए। ये इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग और इम्पॉर्टेंस। तो थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं टेस्ट के। डिटेल में नहीं करेंगे, बस आप ऐसे समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। अब आप देखेंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर जब आपको आता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं होते होंगे आपके इसमें, लेकिन टेस्ट आपको कैसे दिए जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उसमें पुट करके। डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज की कौन सी स्किल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कौन सी स्किल को आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही आप टाइप ऑफ टेस्ट चूज कर सकते हैं और एग्जामिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इवेल्युएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज समझने के लिए पहले हमें इवेल्युएशन का अर्थ क्लियर होना चाहिए, मतलब इसका क्या है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, इवेल्युएशन जो है वो टेस्ट और एग्जामिनेशन इन दोनों से एक ब्रॉडर टर्म है, इसका स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, टेस्ट जो टर्म है या टेस्ट का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। टेस्ट को यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल या एबिलिटी को जांचने के लिए, उसके बारे में जांच करने के लिए। लेकिन जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम एज अ होल बात करते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को टेस्ट करते हैं उसमें, ना कि पर्टिकुलर किसी स्किल को। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक नेचर दोनों ही तरह की होती है और ये ब्रॉडर सेंस में चलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन जो था वो डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा डेवलप किया गया था। उन्होंने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखी थी, जिसमें कि कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी की थी। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन की बात करते हैं तो मॉडर्न इवेल्युएशन क्या करता है, ट्राई करता है जितने भी स्कूल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेजर करने के लिए इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर, यानी कि विस्तार पूर्वक तरीके से जो भी स्कूल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इवेल्युएशन के थ्रू मापते हैं उनको। ठीक है, तो इसमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं और प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में। पता चलेगा आपको कि कौन कौन से टाइप हैं इवेल्युएशन के, जिसके थ्रू जिसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं जो हमारे स्कूल करिकुलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जैसे कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं कि इवेल्युएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हो एक प्रोसेस है जिस गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज कॉल्ड इवेल्युएशन। हैना ने इसको दिया था कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एविडेंस के बेसिस पे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, प्रोग्रेस उसमें कितनी हुई है, उसके स्कूल पीरियड में, स्कूल में जो पूरा उसकी प्रोसेस चली हुई है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, वो सारा का सारा इवेल्युएशन के थ्रू आप बता सकते हो। लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इवेल्युएशन में हम पूरे के पूरे उसके लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेप्स को स्टडी करेंगे, एवेलुएट करेंगे और पता लगाएंगे कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने अचीव किए गए हैं बच्चों के द्वारा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चल रही है। तो उस जो लगातार प्रोसेस, जैसे एजुकेशन में हम इवेल्युएशन को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे एजुकेशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और हमें बच्चे के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बच्चे में कौन सी एबिलिटी है या कौन सी एबिलिटी है या किस चीज़ की उसमें कमी है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इवैल्यूएशन की कि मूल्यांकन को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा, ये ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू
टेस्ट और एग्जामिनेशन, जिसमें कि लिमिटेड सा आपके पास सिलेबस होता है, उसी के बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको। इवेल्युएशन में एज अ होल जो प्रोसेस चलती है और आपकी एजुकेशन में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको इवेल्युएट किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। आपने जैसे जान लिया कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती जाएगी, इवेल्युएशन भी चलती जाएगी। बहुत ही विस्तृत है ये, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर है। जो इवेल्युएशन है, जो एक इवेल्युएशन शब्द जो मैं बोल रही हूँ, उसमें क्या क्या आएगा, एक तो उद्देश्य और साथ में लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आप सीख रहे हैं उनके अनुभव आएंगे, और लास्ट में फिर उसका एक पूरा मूल्यांकन की प्रक्रिया आएगी। ठीक है। और ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, सहयोग से होती है ये, जिसमें कि स्टूडेंट भी होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, पीयर ग्रुप्स होंगे। इस तरीके से इवेल्युएशन की जो प्रोसेस है वो चलती है आगे से आगे। इवेल्युएशन इज अ रेमेडियल इन नेचर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन हेल्प्स द लर्नर टू इम्प्रूव एट एवरी स्टेप। इवेल्युएशन का अर्थ ही है, मूल्यांकन जब किया जाता है तो आपकी कमियां सामने नजर आती हैं, तो आपको उसका उपचार भी दिया जा सकता है उसके बेसिस पे, जब आपकी इवेल्युएशन हो जाती है। तो इवेल्युएशन और टेस्ट है तो इनका मीनिंग तो सेम सेम ही चलेगा, लेकिन इनका जो अर्थ है उसको जब आप डिटेल में समझते हैं तो आप पाएंगे कि इवेल्युएशन टेस्ट से कितनी विस्तृत है। टेस्ट लिमिटेड सा होगा किसी एक पर्टिकुलर एबिलिटी को देखने के लिए, जांचने के लिए। इवेल्युएशन में एज अ होल हम बात करते हैं, जिसमें एक स्किल से ज़्यादा स्किल्स को भी आप टेस्ट करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इवेल्युएशन इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक। Evaluation is a common practice among schools for proper growth of the child mentally and physically। देखो इसमें मैंने कहा कि मेंटली, फिजिकली, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, ये सारे ही जो आप टास्क करते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर एजुकेशनल प्रोसेस में, उन सब में हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। आपकी कमियां, आपकी अच्छी बातें, खूबियां, सारा का सारा इवेल्युएशन के थ्रू पता चलता है। और ये प्रॉपर ग्रोथ कैसे करनी है स्टूडेंट की, उसमें भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी इवेल्युएशन की। अब बात करते हैं कि इवेल्युएशन का पर्पस क्या है। जैसे टेस्ट का पर्पस आपने जाना, यानी कि इंपॉर्टेंस जानी थी आपने टेस्ट की। आप ये सारे पॉइंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाएंगे कि इंग्लिश को हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इंग्लिश को ही इवेल्युएट कर रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज की तरह। तो इसका पर्पस क्या होगा, यानी कि पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, इसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला आएगा टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स, यानी कि जो समस्याएं हैं उनका निदान पाने के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन की जो प्रोसेस है उससे हेल्प लेते हैं। इवेल्युएशन प्रोसीजर्स हेल्प द टीचर्स टू नो द शॉर्टकमिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स। यानी कि जो टीचर है इवेल्युएशन के थ्रू क्या कमियां हैं उनको अच्छे से जान लेता है और इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम के जो एरियाज हैं उनको। ठीक है। अगला है टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इवेल्युएशन आल्सो क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, की कैसे करेगा इवेल्युएशन, क्योंकि इवेल्युएशन क्या है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते जाएंगे आप स्टूडेंट को इवेल्युएट कर पाएंगे, फिर उससे पता चलेगा कि उनको कितनी नॉलेज हुई है या कितनी कमी अभी है, उनको और सीखने की कितनी ज़रूरत है। जैसे कि डायग्नोज में पता लगाएंगे ना प्रॉब्लम का, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क। जब इवेल्युएशन हो जाएगी, हमें कमियों का पता चल जाएगा, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद रेमेडियल वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज इवेल्युएशन हो रही है, लैंग्वेज की इवेल्युएशन हो रही है, तो हमने इवेल्युएट करना है उसको 4 स्किल के बेसिस पे, लिसनिंग, राइटिंग, लर्निंग। फॉर एग्जांपल अभी मैं राइटिंग स्किल के बारे में उसकी इवेल्युएशन करूंगी, तो मैं चेक करूंगी कि किस तरीके से लिखता है वो स्टूडेंट, क्या कि उसमें कमियां हैं। एक इवेल्युएशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, फिर मैं पाऊंगी कि उसको लिखने में दिक्कत आ रही है या
समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे मुझे पता चलेगा तो उसके बेसिस पे मैं रेमेडियल वर्क स्टार्ट कर दूंगी, यानी कि उपचार कर दूंगी उसकी प्रॉब्लम का। ध्यान में रख के कि कहाँ उसको समझ नहीं आ रहा, समझाऊंगी और आगे से अपना काम आगे अपना उसको काम करने के लिए दे दूंगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा? इवेल्युएशन के थ्रू होगा। अगर मैं मूल्यांकन ही नहीं करूंगी तो उसको फिर वो रेमेडियल वर्क भी नहीं हम दे पाएंगे। टू प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस भी एवेल्युएशन की हेल्प से हम देते हैं। किसी की एबिलिटीज़ क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अचीवमेंट क्या है स्टूडेंट की। ठीक है, तो वो इवेल्युएशन के थ्रू पता लगता है, और जैसे इवेल्युएशन के थ्रू पता लगेगा तो हम किसी स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि आप इस काम को करने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको ये प्रोफेशन चूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे गाइडेंस भी हम दे सकते हैं। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन भी इवेल्युएशन की हेल्प से होती है। जब पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, तो स्कूल के बाद या आपकी एजुकेशन एक लेवल जब कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले आपको गाइडेंस दे सकते हैं। आपकी सिलेक्शन हो सकती है कि आप इस एरिया में जाइए, आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो भाषा को जांचेंगे, तो उसी के बेसिस पे आगे आपको क्या करना चाहिए ये भी बता सकते हैं। ठीक है, टू असेस टीचिंग, जैसे हमने कहा कि वैल्यूएशन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो और ये साथ में ही चलती है प्रोसेस, जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ इवेल्युएशन भी चलेगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें टीचिंग जो कि टीचर्स के द्वारा की जा रही है उसमें उसको असिस्ट करने का एक हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इवेल्युएशन के थ्रू, और हमें ये स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती है कि किस तरीके का उनका इंटरेस्ट है, उनकी इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, फिजिकल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट से हमें जब हम एवेल्युएशन वहाँ करते हैं तो उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चलता है कि कौन स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, कौन सिंगर बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्प करती है इवेल्युएशन और टेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज में, एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज में, किसी भी भाषा को सीखने में, या फिर भाषा अगर आपने कोई सीख ली है तो उसमें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। टेस्टिंग और इवेल्युएशन ये आप बता सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस से या फिर इसके पर्पस से। तो इस तरीके से अब हमने ये थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टरिस्टिक्स भी जानी इवेल्युएशन की और पर्पस भी जान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन के प्रकार। तो मेनली 2 टाइप्स हैं इसके जो हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन। ये आपने सुनी होंगी टर्म्स पहले भी। जैसे कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो कब कंडक्ट की जाती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान वो कंडक्ट की जाती है। और जो समेटिव इवेल्युएशन है वो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर करिकुलम, उसके बाद कंडक्ट की जाती है समेटिव इवेल्युएशन। तो मेनली ये डिफरेंस है इनके बीच में। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से हमें हेल्प मिलती है, जैसे कि बच्चे से फीडबैक मिलता है, या बच्चे की जो इवेल्युएशन होती है एक यूनिट के बाद कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट लेकर। ठीक है, मंथली टेस्ट, इस तरीके से जो एजुकेशन का जो एक ईयर है उसके बीच में बहुत सारे टेस्ट लेकर आप उनकी इवेल्युएशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे की जो लर्निंग एरर्स होती हैं या वहाँ पे जो करेक्शन है उसको ठीक करने की जो ज़रूरत है वो हमें टाइम टू टाइम पता चलती है, फीडबैक मिलता है। उससे टीचर अपना जो लेसन है या लर्निंग टीचिंग स्टाइल है उसको मॉडिफाई कर सकता है, और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हम अपना टीचिंग स्टाइल को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है ये स्मॉलर और इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं जो करिकुलम के, उनमें से ली जाती है। यानी कि इन द एंड ऑफ ईच यूनिट स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक टेस्ट दिया जाता है जिससे कि उसकी वीकनेसेस को डायग्नोज किया जाता है, और फिर बाद में फिर रेमेडियल टीचिंग या फिर रेमेडी कोई दी जाती है उनकी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए। समेटिव इवेल्युएशन जो है वो असेस करती है फाइनल प्रोडक्ट को,
और इवेलुएट करती है हमारे जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट कितनी हुई है उसको। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेटिव और समेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन थ्रू आउट ईयर चलती रहती है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, और समेटिव इवेलुएशन एकेडमिक ईयर के एंड में होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब लास्ट कुछ प्रिंसिपल्स हैं इवेलुएशन के, उनको देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस विस्तृत है बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस संपूर्ण है ये, जिसमें कि टेस्ट में आप क्या करते थे कि एकेडमिक लेवल को टेस्ट करते थे। ठीक है, तो टेस्ट और एग्जामिनेशन में हम एक पर्टिकुलर एकेडमिक लेवल को टेस्ट करते हैं, लेकिन जो इवेल्युएशन है उसमें फिजिकल, मॉरल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजियस, पेट्रोटिक असेसमेंट, ये सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि कंप्लीटनेस में हम इसको देखते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी है ये, जिसमें कि ओवरऑल ही बात की जाती है, टोटल सम करके देखा जाता है सारी ही एबिलिटीज़ का। और प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन है, चाइल्ड सेंटर्डनेस है, इसमें सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, हमारे चाइल्ड के थ्रू या पीपल के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स अटेन किए गए हैं, अचीव किए गए हैं, उनको ध्यान में रखकर ही इवेल्युएशन होती है। तो चाइल्ड सेंटर्डनेस इसको कहा गया है, क्योंकि सेंटर पॉइंट फॉर असेसमेंट इसमें जो होगा वो बिहेवियर ऑफ चाइल्ड होगा, ना कि सब्जेक्ट मैटर, या उन पे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इवेल्युएशन हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव के ही ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखा जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस है, विस्तृत है, ये विस्तार है इसका। ब्रॉडनेस में कि हमारी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट हैं, स्टूडेंट की लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं, वहाँ पर हर एस्पेक्ट में इवेल्युएशन की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही एसेंशियल है ये पूरी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एंड एप्लीकेशन ये आपने जान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल्स के बारे में, इवेल्युएशन के प्रिंसिपल का मीनिंग, इवेल्युएशन का मीनिंग, और इवेल्युएशन की करेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस क्या है इवेल्युएशन का, वो जान लिया। ठीक है, अब ये जो आज हमने पढ़ा इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि लैंग्वेज टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है लैंग्वेज टीचिंग का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टेस्टिंग और इवेल्युएशन के थ्रू, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे जो मेथड्स हैं उनको चेंज करने में। और टीचिंग मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है वो इवेल्युएशन और टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है। अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या डिज़ायर्ड जो आउटकम्स हैं उसको हम जल्दी से हासिल कर सकते हैं। अगर हमें मेथड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, पुराने मेथड से अच्छे से वो ऑब्जेक्टिव्स अगर अटेन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्लानिंग, डिज़ाइनिंग या प्रिपेयरिंग टेस्ट, ये सारे के सारे बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स हैं। ठीक है, टेस्ट और इवेल्युएशन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कहाँ पर वीकनेसेस हैं या कहाँ पे कमियां रह रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो इवेल्युएशन और टेस्ट के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज की टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की वीकनेसेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए। लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं, जो 4 मेनली स्किल्स जिनकी हम बात करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनको अगर अच्छे से इवेल्युएट कर लेंगे, इनको टेस्ट कर लेंगे, तो ये हमें पता करना बहुत ही आसान हो जाता है कि बच्चा किस स्किल में ज़्यादा उसकी मास्टर है या किस स्किल में उसको काम करने की ज़रूरत है। और लैंग्वेज को सिखाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू।